आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। हमें टेम्परेचर दे रखा है बेटा, फर्स्ट है 300 केल्विन और सेकंड है 573 केल्विन। पहला क्या है 300 केल्विन और दूसरा कौन सा है 573 केल्विन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? माइनस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो क्या करते थे +273, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं माइनस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू 273 केल्विन। तो फर्स्ट केस के अंदर अगर हम 300 केल्विन में से क्या माइनस कर दें 273, तो कितना बचेगा हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सेम सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 573, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम 273, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि जिसमें हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो और सेल्सियस से केल्विन में, तो उसके अंदर हम हमेशा ऐसा प्रोसीजर यूज करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट कोई आंसर नहीं लिखिएगा, पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम आंसर क्यों लिख रहे हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, फर्स्ट इस पे दे रखा है हमारा को 250 डिग्री सेल्सियस और सेकंड दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। पहला क्या है बेटा 250 डिग्री सेल्सियस और सेकंड इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि जो वाटर है वो तीनों स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉलिड में, लिक्विड में और तीसरा गैस में। बट हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कौन सी टेम्परेचर पर वाटर की स्टेट कौन सी होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीनों, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा क्या है गैस। वाटर सॉलिड फॉर्म में कब होता है बेटा, जब हम उसको फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में कब होता है 0 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, या तो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम वाटर हमेशा सॉलिड स्टेट के अंदर होगा। लिक्विड स्टेट में कब होगा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस पर एक तो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस और लेस देन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा गैस स्टेट के अंदर क्या होगा मोर देन और इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। इन तीनों का मीनिंग समझना है आपको। कि सॉलिड स्टेट की बात करें तो अगर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है या उससे कम है तो वो किस में होता है सॉलिड में भी। अब देखो जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें, यहाँ पर मैं एक बार और लिख रहा हूं मोर देन और इक्वल टू दोनों।
0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है तो उसपे एक साथ सारा का सारा वाटर आइस में चेंज नहीं होता। कुछ क्वांटिटी वाटर की वाटर में भी रहती है, मतलब लिक्विड स्टेट में भी रहती है, और कुछ क्वांटिटी आइस में भी चेंज हो जाती है उसकी। तो देखो हम ये बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है उस पे लिक्विड फॉर्म में भी होगा और सॉलिड फॉर्म में भी होगा। समझ में आ रहा है? एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बी एट द सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट। क्लियर हुआ? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों है, और 0 से कम हो गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड में नहीं रहेगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अगर टेम्परेचर हमारा 0 से ऊपर है और 100 से कम है या 100 पे भी है तो उसमें वाटर हमेशा लिक्विड स्टेट में रहेगा। 100 पे भी लिक्विड स्टेट में क्यों रहेगा? क्योंकि सारा का सारा वाटर एक साथ तो बॉइल होगा नहीं, एक साथ तो वेपर में चेंज होगा नहीं। कुछ वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में भी होगा और कुछ वाटर जो है वो वेपर स्टेट के अंदर भी होगा। तो दोनों स्टेट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि आपको मैंने बताया था लेटेंट हीट का टॉपिक में कि एक सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है जब उसकी स्टेट चेंज होती है, और जब तक सारा का सारा सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज ना कर ले तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो वाटर विल बी लिक्विड एट एंड गैसेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 से ऊपर हमेशा गैस में रहेगा। क्लियर हुआ? और तीसरा आता है गैस, तो उसमें हमेशा क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और उससे ऊपर वो हमेशा किसमें होगा? गैस में। आपको दो टेम्परेचर दिए गए 250 और 100 डिग्री, तो 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो वाटर किसमें होगा? हमेशा गैसियस स्टेट के अंदर। वाटर ऑलवेज, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर विल बी गैस एट 250 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा 100 की बात करें तो उसमें क्या होगा? द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर विल बी लिक्विड एंड गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों रहेगी। जैसे मैंने सेकंड पार्ट में बताया था ना आपको, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें गैस में भी रहेगा और लिक्विड में भी रहेगा। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? कोई डाउट? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी सब्सटेंस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है जब हम उसकी स्टेट को चेंज करते हैं? मतलब एक सब्सटेंस की स्टेट अगर सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में अगर चेंज हो रही तो उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है? तो आपके पास इसका आंसर है, और इसका आंसर मुझे आस्था बताएगी। आस्था, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है बेटा? Because during the change of state of matter, the heat provided will be used to overcoming or break down the forces of attraction between the particles of matter to change the state of matter. कि मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा रही है? क्योंकि वो हीट एनर्जी क्या कर रही है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर रही है पार्टिकल्स। ये वही क्वेश्चन है, व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। आंसर सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया। यहाँ पर देखो उसमें भी स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में होती है तो उसको बोल देते हैं वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर सिर्फ ये बोलते हैं कि जब भी कोई मैटर की स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है? तो आपको क्या बताना है? क्योंकि उस कंडीशन में, उस टाइम जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इट ब्रेक डाउन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हीट एनर्जी उसको ब्रेक डाउन कर रही है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हम गैसेस को लिक्विफाइड कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें एक मेथड सजेस्ट करना है, तो बता सकते हैं कौन सा मेथड है? हाउ कैन वी कन्वर्ट द गैसेस इनटू लिक्विड? साहिल, साहिल, हम गैस को लिक्विड में चेंज कैसे करते हैं बेटा? बोलो।
वेट, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है? व्हाट इज कंडेंस? चेंज इनटू वेपर इनटू, तो क्या करते हैं कंडेंसेशन में? बॉइल। देखो, we can change the gas into liquid by increasing the pressure और by lowering the temperature। दो प्रोसेस बताए थे मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या था, हम एक गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं अगर हम उसको ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस करें। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर भी क्वेश्चन यही है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हम उसको लिक्विफाइड कैसे करते हैं, कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैस है हम उसको कलेक्ट करके पहले उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने का मतलब है हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे वो पार्टिकल। जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें फ्रिक्शन होगा, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जिससे वहां पर क्या होगी, हीट इंक्रीज होगी। हीट एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। अब उस हीट एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करवाते हैं, साथ के साथ कूलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठंडा करते हैं उसको, ताकि हीट एनर्जी का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े उसको। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक गैसेस इनटू लिक्विड स्टेट, या वी कैन लिक्विफाइड द एटमॉस्फेरिक गैसेस बाय lowering the temperature and increasing the pressure, कि प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, देन वी कैन लिक्विफाइड द एटमॉस्फेरिक गैसेस। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे? ये मैंने इवेपोरेशन की एप्लीकेशन में बताया था आपको कि जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो ड्राई डे के अंदर काफी कूलिंग इफेक्टिव देते हैं। कौन बच्चा बताएगा? Why desert better on a hot and dry day? Very good, very good. वेरी गुड। देखो, इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। वो कैसे? क्योंकि देखो, जो हॉट एंड ड्राई डे होता है उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी क्या होती है फिर कम। अब डेजर्ट कूलर, उसमें क्या हो रहा है, जो पानी चलता है घास के अंदर, हवा बढ़ रही है वहां पर, जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, जो पंखा लगा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं, उस कूलिंग एयर को इवेपोरेट कर रहा है। जो पानी घास पे गिर रहा है, गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दो फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरा ह्यूमिडिटी लो है, जिससे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। गर्मियों के अंदर अगर हम कूलर यूज करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें पानी बहुत जल्दी खत्म होता है। पानी जल्दी क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है। रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होने का मतलब क्या है, कि हमें ठंडी हवा मिल रही है, क्योंकि जो पानी हमने उसमें फिल कर रखा है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर चेंज इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हम उसको गर्म तो नहीं कर रहे, तो वो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, और वो इवेपोरेशन किस चीज का कारण बनता है, कूलिंग का कारण बनता है, ठंडी हवा मिलती है उससे। क्योंकि जो ठंडी हवा मिल रही है वो कैसे मिल रही है हमारे को, वो वाटर जो है इवेपोरेट होने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो वो कहाँ से ले रहा है, रिमेनिंग वाटर से, जो सराउंडिंग एरिया है वहां से लेटेंट हीट लेता है। अब जब सराउंडिंग एरिया अपनी हीट को लूज करेगा तो कैसा होगा एरिया, ठंडा होगा। इसलिए हमें वहां पर जो एयर मिलती है उसकी कूलिंग एयर मिलती है, ठंडी हवा मिलती है। क्लियर हुआ?
में आया क्वेश्चन? उसमें स्ट्रक्चर क्या था? वेपोरेशन जो उसकी वजह से हमें क्या होती है, कूलिंग होती है। सेकंड इसी की एप्लीकेशन है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। कि जो गर्मियों के अंदर हम पानी को अगर मटके के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो वो पानी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको और नोट्स में भी लिखवा रखा है कि पानी को हम गर्मियों में जब मटके में रखते हैं तो वो पानी ठंडा क्यों हो जाता है। व्हाई डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट रिमेन्स कूल इन समर डेज। तो समर डेज मतलब गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है, तो इससे क्या होता है, इस अर्थन पॉट में स्मॉल पोरस होल्स होते हैं, इसकी वॉल्स पे, ठीक है, जिससे क्या होता है, अंदर से कुछ पानी जो है कंटिन्यूअसली सिप होकर बाहर आना शुरू हो जाता है। some of the water is continuously sipping from the porous holes and comes outside। और जब ये पानी सरफेस पे आता है तो अब क्या होता है, ये पानी इस रिमेनिंग वाटर से और अर्दन पोर्ट से लेटेंट हीट लेता है ताकि खुद को किसमें चेंज कर दे, वेपर्स के अंदर चेंज कर दे। This water takes the latent heat from the remaining water and the earthen core। और जब रिमेनिंग वाटर या कोई भी चीज अपनी हीट को लूज करेगी, then it will cool। वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, then it will get the cold। So that's why water remain, yeah, kept in the earthen pot remains cool in hot and summer days। समझ में आया बेटा? डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डज आवर palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it। कि अगर हम अपनी हथेली पर कोई एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, उसकी कुछ ड्रॉप डालते तो हमारे को ठंडा लगता है, वहां से कूलिंग फील होती है। तन्वी, कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाई डज our palm feel cold when we put some liquid acetone, petrol and perfume on it? Very good। हाँ वेरी गुड बेटा। देखो ये जो लिक्विड है ना, मैंने बताया आपको अभी, एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम, इन लिक्विड को बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। और वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बहुत लो होता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। द लिक्विड which can easily evaporate is called volatile liquid। और इवेपोरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इवेपोरेशन तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही होता है, इसलिए लिक्विड को वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। अब जैसे ही हम इन लिक्विड को अपनी पाम, अपनी हथेली पे रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारी हथेली से लेटेंट हीट लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दे वांट टू चेंज देयर स्टेट। जो लिक्विड स्टेट है वो अपनी स्टेट को चेंज करना चाह रहे हैं, किसमें, वेपर्स में। तो उसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए, उन्हें हीट चाहिए। अब वो हीट कहाँ से लेंगे, हमारी बॉडी से ले रहे हैं। जैसे ही हमारी हथेली अपनी हीट को लूज करेगी, देन इट विल गेट द कूलिंग। तो इससे क्या होगा, ये फील कैसे फील होगी, ठंडा फील होगा इससे। समझ में आया? दिस इज आल्सो द टॉपिक ऑफ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, क्योंकि उनका इवेपोरेशन हो रहा है वहां पर, और जब वो इवेपोरेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे को हाथ पे ठंडा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, why we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup। कि हम हॉट टी और कॉफी जो है, एक तो किस में पी रहे हैं, कप में पी रहे हैं, और दूसरा हम एक हॉट टी या कॉफी इसमें पी रहे हैं, सोसर। सोसर होती है जो प्लेट होती है, उसको बोलते हैं सोसर।
ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है कि हम इस सॉसर के अंदर डाल के अगर पीते तो उसको जल्दी पी लेते हैं, और कप में पीते तो उसको धीरे धीरे पीते हैं। नैन्सी, वेट, वेट, यशु डिलन, यशु, संजीव कुमार, स्नेहा, यस, बोलो बेटा, नैन्सी, शमशेर, यशु, पायल। देखो, आंसर आपको याद है, वेरी गुड, बट यू हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो। आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए ताकि हम उसको ऐसे एक्सप्लेन करें और कुछ को समझ में आ सके। कितना कितना काम कर रहे थे इवेपोरेशन का यहाँ पर, इवेपोरेशन का काम कर रहे हैं। इवेपोरेशन का कौन सा फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, बता सकते हो? जी, वेरी गुड। देखो, हम अगर कप की बात करें तो इसका जो सरफेस एरिया है बहुत स्मॉल है। ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस स्लोली। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो कूलिंग भी कम होगी, तो चाय जल्दी धीरे से ठंडी होगी, जल्दी ठंडी नहीं होगी। सोसर का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो टी या कॉफी हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, इवेपोरेशन उसका फास्ट होगा। जब इवेपोरेशन फास्ट होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से, तो उसमें क्या होगी, कूलिंग जल्दी होगी, वो जल्दी ठंडी होगी, इसलिए हम उसको जल्दी पी सकते हैं एज कम्पेयर टू द कप। समझ में आया? तो यहाँ पर इसको आपको फैक्टर के साथ एक्सप्लेन करना है। The surface area of the cup is very small. That's why rate of evaporation is also low. Whereas the surface area of the saucer is large as compared to the cup, due to which the evaporation, the rate of evaporation is high, which causes the cooling, and we are able to uh, take the coffee and tea through the saucer is fastly as compared to the cup. Clear हुआ बेटा? सभी बच्चों को इसका मीनिंग समझ में आ गया? What type of clothes should we wear in summer? गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो वो कौन से होते हैं बेटा? कॉटन। We have to wear the cotton cloth in the summer days. उसका रीजन क्या है? क्योंकि ड्यूरिंग समर पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा होता है हमें, मीन्स
स्वेटिंग, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। अब जब पसीने ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब एक तरह से वो वाटर ही है, ठीक है। अब अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो कॉटन के कपड़ों में क्या होता है, वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब द स्वेट्स व्हिच कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी। और जब वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कॉटन के कपड़े में बेटा इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी से क्या ले रहे हैं, लेटेंट हीट ले रहे हैं ताकि किसमें चेंज हो सके, वेपर में चेंज हो सके, ठीक है जी। तो जिससे क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी भी ठंडी रहती है, हमें गर्मी कम लगती है अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे या व्हाइट कलर के पैंट शर्ट पहनते हैं कॉटन के इन द समर डेज। उसका रीजन यही है क्योंकि वो जल्दी सूख जाते हैं, अगर पसीने से गीले भी हो जाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं और हमें उसमें गर्मी नहीं लगती है। गर्मी और सर्दियों के अंदर तो हम बहुत मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि उसमें हीट मेंटेन हो, हमें ज्यादा सर्दी ना लगे। बट गर्मियों के अंदर हमेशा कौन से कपड़े पहनते हैं बेटा, कॉटन की, क्योंकि उसके अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई हो जाता है। इवेपोरेशन causes cooling, that's why our body feel the cold when we wear the cotton clothes in the summer। समझ में आया? नेक्स्ट आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, वही दे रखा है सेम 293 एंड 470। 293 को और 470 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, 273 को माइनस, सेम वही प्रोसीजर। कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 373 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, इसमें कन्वर्ट करना है केल्विन। तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 25 प्लस में 273 कितना हो जाएगा ये, 290 केल्विन, और 373 प्लस 273 कितना हो जाएगा ये, 646 केल्विन। दिस इज द आंसर। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रीजन फॉर द observations, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid। जो naphthalene balls होती है वो टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो जाती है विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, बिना किसी सॉलिड को छोड़े हुए, बाय द प्रोसेस ऑफ, जो naphthalene balls होती है दे अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज होता है और एक गैसियस सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है। तो नैप्थलीन बॉल के केस में भी यही होता है कि जब हम नैप्थलीन बॉल्स को किसी जगह पर डालते हैं तो वो वहां से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज होती है, और जो सॉलिड सब्सटेंस गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रुचि? रुचि, रुचि, जो सॉलिड सब्सटेंस गैस में चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? नेहा, वेट बेटा वेट, आशीष, यस, नो बेटा, दैट इज सबलाइम। क्या बोलते हैं उसको, सबलाइम। द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइम। जो सॉलिड ऑब्टेन होता है हमें सब्लिमेशन के प्रोसेस से उसको बोलते हैं सब्लिमेट, ठीक है। या तो इस सॉलिड से ये चेंज हो रहा है, इसलिए किसी तरह का कोई सॉलिड सब्सटेंस इसमें लेफ्ट नहीं होता बिकॉज इट कंप्लीटली चेंज इनटू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यस बेटा, जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं, ये नेपथलीन बॉल्स हमेशा किस प्रोसेस के अंदर जाती हैं, धीरे धीरे सब्लिमेशन के प्रोसेस में जाती है। और सब्लिमेशन में क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस किसमें चेंज होता है, गैसियस या वेपर स्टेट के अंदर चेंज होता है।
ठीक है, जब कंप्लीटली नेफ्थलीन बॉल्स वेपर्स में चेंज हो जाएगी तो क्या वहां पर कोई सॉलिड सब्सटेंस रिमेनिंग रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं दे आर कंप्लीटली डिसअपियर because they undergoes the process of sublimation and convert into vapors. Is it clear? डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, we can get the smell of perfume sitting several meters away. हमें परफ्यूम की स्मेल कैसे आ जाती है अगर हम किसी डिस्टेंस पर, थोड़े से मीटर की डिस्टेंस के ऊपर भी अगर हम बैठे हैं तो? उसका रीजन क्या है? By the process of diffusion, because the perfume vapors mix with the air and comes towards us due to the motion of their particles. जो परफ्यूम के वेपर्स है they diffuse into the air and due to the motion of their particles they comes towards us, वो हमारी तरफ आते हैं and we get the smell of perfume. क्लियर हुआ? Arrange the following substance in increasing order of the forces of attraction between the particles: water, sugar और oxygen. Increasing order में लगानी है। तो increasing order का मतलब सबसे कम किसमें होगी? ऑक्सीजन में, बाद वाटर, बाद शुगर। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि आपको पता है जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, और लिक्विड के पार्टिकल्स, वाटर लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा होती है थोड़ी। और शुगर एक सॉलिड सब्सटेंस है, सो इट आल्सो पोजेस द मोर देन द लिक्विड एंड गैसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया बेटा? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? बोलो बेटा, अगर यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस? अभी उसी क्वेश्चन से रिजल्ट है बिल्कुल जो मैंने आपको समझाया था। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप बता सकते हो 25 पे तो क्या होगा बेटा? ओनली लिक्विड स्टेट। 0 डिग्री पर क्या होगा बच्चे? सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। वेरी गुड। और 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसियस। समझ में आया? दिस इज द स्टेट ऑफ वाटर एट द फॉलोइंग टेम्परेचर। तो यहाँ तक का जो मैंने आपको आज पढ़ाया है बच्चे, इसको कंप्लीटली आपको रिवाइज करना है, लर्न करना है, क्योंकि मैं जब टेस्ट लूंगा तो क्वेश्चंस लगभग सभी एनसीईआरटी में दूंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन रिवाइज करवाया। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू मैं आस्क करूंगा। अब तक जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। है कोई डाउट किसी? Okay. आप बताओ देखो बेटा, ये जो एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम होते हैं ना, ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड किसको बोलते हैं? जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और वो इजीली वेपोराइज हो जाते हैं थोड़ी सी हीट मिलते के साथ ही। तो जब हम इन लिक्विड को अपनी हथेली पे रखते हैं, दे टेक द लेटेंट हीट फ्रॉम आवर पाम। हमारी हथेली से वो लिक्विड
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेते हैं ताकि खुद को किस में चेंज कर सके, वेपर में चेंज कर सके। अब जब हमारी हथेली अपनी हीट को लूज कर रही है तो उसको कैसा फील होगा, वहां पर कोल्ड मतलब ठंडा फील होगा। कोई भी सब्सटेंस जब अपनी हीट को लूज करता है, रिलीज करता है, देन इट फील द कोल्ड, तो उसको ठंडा फील होता है। सेम रीजन यहाँ पर। समझ में आया? कामना समझ में आ गया बेटा? ओके बेटा, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करना घर पर। आपका होमवर्क जो है वो यही है कि कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको लर्न करने। ओके, सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।